हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो स्पेशली इस वीडियो का फोकस रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर। एंड जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बेसिकली टोटल अपने 9 सेक्शंस हैं जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से कैंसिलेशन तक जो भी प्रोसेस रहता है सबकी बात करते हैं। इसमें देखिए मैंने यहाँ समरी दी हुई है बेसिकली सेक्शन वाइज। जैसे सेक्शन 22 बात करता है कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स जो भी पर्सन जीएसटी के लिए लायबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए हमें सेक्शन 22 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 23 में लिखा हुआ है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 25 बात करेगा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 26 बात करेगा डीम्ड रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 27 बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सेक्शन 28 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन केस हम रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंज करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं तो कैसे होगा, उसके लिए सेक्शन 28 बात करता है। सेक्शन 29 बोलता है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कैंसिलेशन और सस्पेंशन के रिगार्डिंग हम सेक्शन 29 पढ़ेंगे। लास्ट हमारा होगा सेक्शन 30। ये बात करता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि इन केस ऑफिसर ने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है तो उसको आपको दोबारा से रिवोक या एक्टिव कैसे कराना है। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट होता है। अब मैं सेक्शन स्टार्ट करता हूँ सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 बात करता है एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट under the state or union territory other than special category states। अभी बोला है every supplier shall be liable to be registered। it means जो रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी यहाँ पे फिक्स हो रही है वो सप्लायर की हो रही है। सप्लायर मीन्स जो गुड्स को सेल करता है, सेलर की, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आप कोई भी परचेज करते हैं, वो आइटम कितने का भी हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए एक स्पेशल टर्म यूज हुआ है अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। एंड यहाँ बात करें फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीज 20 लाख रुपीज। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है सप्लायर की है। सेकंड थिंग कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से लेना है, उसके लिए बोलता है फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई। मींस जहाँ से भी हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उस लोकेशन पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। तो ऐसा नहीं है लेट सपोज मैं यूपी में हूँ, नोएडा में, ठीक है, एंड मैं किसी को दिल्ली सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो वहाँ से लेता है फ्रॉम वेयर आई मेक ए टैक्सेबल सप्लाई। तो मैं कहाँ से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ, यूपी से, नोएडा से। तो इट मीन्स मुझे जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो नोएडा से लेना है, ठीक है, यूपी से। ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर। बट इसमें कंडीशन लगा रहा है कि जब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, एंड देखिए एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन है, जब मैंने आपकी जीएसटी क्लासेस स्टार्ट की थी उस टाइम पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्पेशली डेफिनेशंस को कवर किया था। तो उस डेफिनेशन में मैंने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन भी आपको पढ़ाया था उस क्लास में, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोलते हैं। इन ए फाइनेंशियल एक्सीड 20 लाख रुपीज। इट मीन्स जब मेरा इन ए फाइनेंशियल ईयर जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा वो 20 लाख क्रॉस करेगा तभी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से ये क्लियर हो गया, इन केस मेरा जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर, वो 20 लाख से कम है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी पर्सन को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, जैसे छोटे छोटे मतलब बिजनेस मैन होते हैं, शॉप या ऑफिस खोल रहे हैं, तो आप उनको एडवाइस दे सकते हैं कि इन केस आपकी जो ग्रॉस रिसीट, रेवेन्यू या टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। बट इन केस टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाएगा तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22। ये प्रोविजो बोलता है प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स
he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds 10 lakh rupees। अब ये बात कर रहा है कि इन केस कोई पर्सन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई करता है, इट मीन्स उसका वहाँ पे ऑफिस है या उसकी शॉप है, वो वहाँ से सेल कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में वो रजिस्ट्रेशन तब लेगा जब उसका जो टर्नओवर होगा वो 10 लाख क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी हो गई। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को लेना है जब उनका जो टर्नओवर है वो 10 लाख क्रॉस होगा तो तब उनको रजिस्ट्रेशन लेना है। इन केस जो बिजनेस कर रहे हैं अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बाहर, तो उनको जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो 20 लाख जब हमारा टर्नओवर क्रॉस होगा तब लेना है। एंड ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन सी हैं? देखिए बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये वो स्टेट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का स्टेटस मिला हुआ है। तो यहाँ तक की जो रीडिंग से ये क्लियर हो रहा है कि इन केस कोई पर्सन इन स्टेट से बिजनेस करता है, यहाँ पे उसका ऑफिस या शॉप है, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो तब लेना है जब उसका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 लाख से क्रॉस करेगा। एंड इन स्टेट से अगर कोई बाहर पर्सन है, ठीक है, लाइक दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, वो इनमें तो नहीं आ रहा, तो उस केस में जो टर्नओवर की लिमिट है वो यहाँ पे दी हुई है 20 लाख रुपीज़। तो उस केस में जब 20 लाख रुपीज़ टर्नओवर क्रॉस होगा तो ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बोले प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नमेंट मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, एंड वर्ड लिखा हुआ है, and hence the aggregate turnover referred to in the first proviso from 10 lakh rupees to such amount not exceeding 20 lakh rupees and subject to such conditions and limitations as may be notified। अब इस प्रोविजन में बात कर रहा है कि गवर्नमेंट को बेसिकली पावर है कि इन केस स्पेशल कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है एंड जो जीएसटी काउंसिल है वो भी इस चीज़ को रिकमेंड करती है कि हाँ जी जो यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ टर्नओवर की लिमिट है उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया जाए। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट को पावर है कि वो मैक्सिमम 20 लाख तक ये लिमिट बढ़ा सकती है। जैसे 10 लाख तो की हुई है एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट कितना बढ़ा सकती है 20 लाख रुपीज़। तो इट मे बी पॉसिबल गवर्नमेंट इसको 15 लाख कर दे, 18 लाख कर दे, बट मैक्सिमम 20 लाख तक गवर्नमेंट को पावर है कि अगर स्पेशली कैटेगरी स्टेट अगर चाहे तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके बढ़वा सकती है इस लिमिट को। ठीक है, वो पावर यहाँ पे दे दी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन बोलता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द गवर्नमेंट मे एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए स्टेट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एनहेंस द एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम 20 लाख रुपीज टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 40 lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively, important term है, in the supply of goods subject to such condition and limitation as may be notified। अब देखिए इस प्रोविजन में बात कर रहा है, यहाँ पे देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात कर रहा था, यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा है अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। यहाँ बोल रहा है इन केस स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि हाँ जी जो हमारी यहाँ पे 20 लाख की लिमिट है इसको बढ़ा के आप 40 लाख कर दीजिए, बट उसमें गवर्नमेंट ना रिकमेंडेशन लेगी जीएसटी काउंसिल से। तो इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट प्लस जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन अगर आती है तो गवर्नमेंट 20 लाख की लिमिट को बढ़ा के 40 लाख कर सकती है, 40 लाख, बट उसमें गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी है सप्लायर के रिगार्डिंग, इन केस उसके रिगार्डिंग करेगी हु इज इंगेज एक्सक्लूसिव इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो स्पेशली बस गुड्स की सप्लाई में ही डील कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है ना बिजनेस में कि हम गुड्स को सेल भी कर रहे हैं प्लस साथ में सर्विसेज भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किसी सप्लायर का एसी सेल का काम है, ठीक है, वो एसी को सेल करता है, देन स्टेबलाइजर या इलेक्ट्रॉनिक में भी फैन, कूलर, उस टाइप के आइटम रखता हो, एंड साथ में वो सर्विसेज भी दे रहा है, लाइक किसी की एसी खराब हो गई तो मैं सही कर दूंगा,
किसी को फिटिंग करानी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो मैं कर दूंगा, फैन खराब हो गया वो मैं सही कर दूंगा। तो इट मीन्स वो गुड्स की सप्लाई भी कर रहा है एंड सर्विसेज की सप्लाई भी कर रहा है, तो उसको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि 40 लाख की लिमिट जो मिलेगी उनको मिलेगी जो एक्सक्लूसिवली मतलब स्पेशली सिर्फ गुड्स की सप्लाई में ही डील कर रहे हैं, उनका सर्विस नहीं हो। इनकेस वो 10 रुपए की भी सर्विस देगा किसी को तो उस पर ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। एंड आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loan or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount। देखिए यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है कि इन केस कोई पर्सन है वो स्पेशली डील कर रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन सी? एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स या एडवांसेस से, एंड उसको इनसे जो इनकम हो रही है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट हो रही है या डिस्काउंट हो रही है। तो इस टाइप से अगर इन दोनों सोर्स से किसी को इनकम है, ठीक है, तो उसको बेसिकली यहाँ पर 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। एंड देखिए गवर्नमेंट को स्पेशली ये चीज़ एक्सक्लूड करने का पर्पज़ ये था क्योंकि देखिए जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट, लोन, डिपॉजिट और एडवांस में आजकल मैक्सिमम लोगों का होता ही है। क्योंकि देखो क्या होता है, बैंक में गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि बैंक अकाउंट खुलवाओ, उसमें पैसा रखो। इन केस हम पैसा बैंक अकाउंट में रखेंगे तो उस पर ऑब्वियस हमें इंटरेस्ट मिलना ही है। तो उसी चीज़ को गवर्नमेंट यहाँ हटा रही है कि ये तो एक नॉर्मल मतलब अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज़ है जहाँ से ये सब इनकम आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ, इनको हटा दिया, इंटरेस्ट और डिस्काउंट फ्रॉम एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस। इन तीनों से अगर आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है तो आप भी इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, ठीक है। आपको भी यही माना जाएगा कि आप एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड हैं इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे is registered or holds a license under an existing law shall be liable to be registered under this act with effect from the appointed day। देखिए ये अपॉइंटेड डे का मतलब है जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। आपको याद है क्या डेट है जिस दिन से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जिस दिन जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, उस दिन से एक दिन पहले, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटेड डे, मतलब उस दिन से एक दिन पहले की बात कर रहा है। तो लेट सपोज जीएसटी एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017। आप बताइए कि ये डेट सही है या नहीं। मैं मान के चल रहा हूँ इसी डेट से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, तो ये बात कर रहा है जून, 23 जून। इस डेट को जो भी पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे या फिर किसी के पास लाइसेंस था अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ कौन से थे? किसी के पास वैट होगा, किसी के पास सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन होगा, किसी के पास एक्साइज रजिस्ट्रेशन होगा। तो मतलब जीएसटी ने जो जो रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिए, क्योंकि ऐसा था ना कि जीएसटी आएगा तो ये सारे जो भी टैक्सेस हैं वो जीएसटी में देने होंगे, वो खत्म हो गए, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो वो उस टाइप के जो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस थे उनको बेसिकली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर देखिए सिंपल वे में बोलूँ तो मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ कि हमने सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था जीएसटी आने से पहले, फिर जीएसटी आया 1 जुलाई से, तो अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 हमें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। थर्ड सबसेक्शन बात करता है वेयर ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए टैक्सेबल पर्सन registered under this act is transferred whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee जिसको business transfer हुआ है or the successor as the case may be shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession। तो it means ये बात कर रहा है कि जब एक टैक्सेबल पर्सन मीन्स जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो कोई बिजनेस कर रहा था एंड वो बिजनेस बेसिकली
ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र किया हुआ, या तो उस बिजनेस को दूसरे ने सक्सेशन कर लिया या और किसी रीज़न से, ठीक है। तो उस केस में जो बेसिकली ट्रांसफरी होगा और सक्सेसर होगा, तो उसको मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। किस दिन को लेना है? विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र। तो उसकी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी वो डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र से उसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी, ठीक है। सबसेक्शन 4 बात कर रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब क्लॉज 1 and 3। तो इट मीन्स 1 ये हो गया जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था, एंड 3 ये हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन केस ऑफ ट्रांसफर परसेंट टू सेक्शन ऑफ ए स्कीम और ए अरेंजमेंट फॉर अमलगमेशन और एज द केस मे बी डिमर्जर ऑफ 2 or more कंपनीज परसेंट टू एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। मीन्स हाई कोर्ट के ऑर्डर से किसी कंपनी का अमलगमेशन हो गया या डिमर्जर हो गया, ठीक है, या किसी ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया या और किसी रीजन से। दी ट्रांसफरी मतलब जिसको बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड मतलब उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मतलब जिस डेट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है ROC से, ठीक है, ROC से, तो उस डेट को ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, स्पेशली अमलगमेशन या डीमर्जर के केस में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एंड ये एक्सप्लेनेशन बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 22। द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाई द टैक्सेबल पर्सन। यहाँ बात कर रहा है कि जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा उसमें हम सारी सप्लाईज ऐड कर देंगे जो भी एक टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट, चाहे वो अपने आप कर रहा हो, और मेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स, या तो उसने अपना आप वो सारी सप्लाई की हो या प्रिंसिपल के बिहाफ पे करी होंगी, सारी सप्लाईज को हम ऐड कर देंगे, तो उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सेकंड बात कर रहा है द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क बाय ए रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शैल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ गुड बाय द प्रिंसिपल रेफर टू इन सेक्शन 143। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कि जॉब वर्क के केस में ITC कैसे मिलता है, क्या प्रोसीजर रहते हैं। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लेना। ये स्पेशली सेक्शन 19 एंड सेक्शन 143 मैंने कंबाइंड एक वीडियो में कराए थे। And the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker। यहाँ बात कर रहा है, देखिए जब मैंने ये सेक्शन 19 एंड सेक्शन 143 कराए थे तो उससे वो क्लियरिटी आई थी कि इन केस जो प्रिंसिपल होता है जो अपनी गुड्स बेचता है जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर के पास, तो उसको राइट था कि वो चाहे तो जॉब वर्कर की जो लोकेशन है वहीं से गुड्स की सप्लाई कर सकता है, सेल कर सकता है। तो यहाँ पे जस्ट वही क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि इन केस प्रिंसिपल जॉब वर्कर की साइड से सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उस सेल को बेसिकली जॉब वर्कर के टर्नओवर में ऐड नहीं किया जाएगा, उसको बेसिकली सप्लायर के टर्नओवर में ऐड किया जाएगा, उसी की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। ये लिखना है ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल। यहाँ लिख रहा है शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एग्रीड टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। थर्ड हमारा एक्सप्लेनेशन है द एक्सप्रेशन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स शैल मीन the states as specified in sub clause G of clause 4 of article 279A of the constitution except the state of Jammu and Kashmir, states of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Uttarakhand। it means कि ये बोल रहा है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनका मतलब है कि जो हमारे क्लॉज G ऑफ क्लॉज 4 आर्टिकल 279A में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स डिफाइन है वो मैंने आपको यहाँ लिखवाई थी। तो इट मीन्स जो मैंने आपको यहाँ पे ये स्टेट्स लिखवाई थी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का स्टेटस मिला हुआ है। बट यहाँ पे ये क्लियरिटी दे रहा है कि हाँ जी देखो वहाँ पे जो भी स्टेट्स लिखी हुई हैं उनमें से आप इन स्टेट्स को हटा दो। एक तो जम्मू एंड कश्मीर को हटाना है, अरुणाचल प्रदेश को हटाना है, असम को हटाना है, हिमाचल प्रदेश को हटाना है, मेघालय को हटाना है,
सिक्किम को हटाना है, उत्तराखंड को हटाना है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये आई थिंक 10 या 11 स्टेट्स हैं, वहाँ से ये 7 स्टेट आपको हटानी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इट मीन्स जो 10 लाख वाली हमारी लिमिट थी वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे अप्लाई होंगी जो मैंने वहाँ पे आपको आगे बताई थी, बट इन स्टेट्स को हटा के। तो इट मीन्स अगर मैं कंक्लूड करूँ तो यहाँ पर हम बेसिकली अरुणाचल प्रदेश को हटा देंगे क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है, असम को हटाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर को हटाएंगे, एंड उसमें आई थिंक हिमाचल प्रदेश को भी हटाएंगे और उत्तराखंड को भी हटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक यही स्टेट्स हटानी है। ठीक है, तो कंक्लूड करूँ तो इन स्टेट्स को हटा के बाकी स्टेट्स बची 10-11 स्टेट्स में ना, उन्हीं पे 10 लाख वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज सब पर इंक्लूडिंग दीज स्टेट्स 20 लाख वाला ही क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। ठीक है।